नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पे वेलकम करता हूं। मैं आपका क्लास 12 का फिजिक्स का एजुकेटर हूं और इस समय पढ़ा रहा हूं आपको चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर नंबर 6 का हमने थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर चुका है और हम न्यूमेरिकल पोर्शंस पे चल रहे हैं, जिसमें हम न्यूमेरिकल का आज चौथा सेशन देख रहे हैं। तो चलिए आप लोग भी कॉपी पेन कलम निकाल लीजिए और बिना टाइम वेस्ट करे हुए आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? 20 गॉस की चुंबकीय क्षेत्र, गॉस की चुंबकीय क्षेत्र, 20 गॉस की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में 10 गुणे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल है का एक आयताकार लूप रखा है आगे। यदि लूप का तल क्षेत्र से, यदि लूप का तल क्षेत्र से 60 डिग्री, क्षेत्र से 60 डिग्री कोण, 60 डिग्री कोण पर झुका हो, आगे क्या करना है? तो लूप से संबंध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स को हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, लेकिन हम यहां पे देखेंगे सबसे पहले लिखेंगे यहां पे कि B की वैल्यू आपको कितना दिया गया? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 20 गॉस है। तो बच्चों हम गॉस को किस में बदलेंगे? टेस्ला में। टेस्ला में बदलने के लिए 10 के घाते -4 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20 इंटू 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेस्ला में बदल गया। फिर उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र मतलब एरिया आपको कितना दिया गया है? 10 गुणे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए? 10 के घाते -4 इसको भी। तो 10 इसको ऐसे कर लें, 200 गुणे 10 के घाते -4 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये थीटा क्या है? थीटा वह थीटा नहीं है जो आप समझ रहे हैं। एक बार समझिए, जैसे मान लें कोई पृष्ठ है, ठीक है, ये पृष्ठ का कोई एरिया वेक्टर है, ये पृष्ठ का एरिया वेक्टर अब क्या कह रहा है? यदि लूप तल से 60 डिग्री कोण पर झुका हो, तल से 60 डिग्री कोण पर झुका हो। तो एक चीज देखिए यहाँ पे, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए बस सिंपली आप मान के चलिएगा। अगर देख लीजिए ट्रिक आपको बता दे रहे हैं कैसे करना होता है कि यदि लूप जो है
वो तल से 60 डिग्री कोण पे यदि हम रखे हैं तो 60 डिग्री कोण का मतलब इसको 90 से आप घटा दीजिए, क्योंकि हमें जो कोण, क्योंकि जो थीटा होता है, थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है, एरिया वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल होता है। ठीक है, तो यहां से थीटा हम कैसे निकालेंगे, थीटा बराबर आपका 90 माइनस 60 करेंगे तो कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया। देखो हमने 30 डिग्री क्यों लिया, यहाँ पे किस तरीके से लिया कि आपका जो थीटा होता है जो हम इस फॉर्मूले में यूज करते हैं वो आपका होता है बी और ए के बीच का थीटा। यहाँ बी और ए के बीच का थीटा नहीं था, इस तल से इतना डिग्री झुका था। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हम 90 से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 90 से माइनस किया इतना होता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि phi b इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, कितना होता है, बी ए कॉस थीटा होता है। देन phi b इज इक्वल टू, बी की वैल्यू बच्चों कितना दिया गया, 20 इंटू 10⁻⁻⁴। ए का मतलब होता है एरिया, एरिया आपको कितनी दी गई है, 200 गुणे 10⁻⁻⁴ कॉस 30 डिग्री, कॉस 30। तो यहां पे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे होगा, phi b इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 2 दूनी 4 हो गया, 2 और 3 जीरो यहाँ पे लगाएंगे और 10⁻⁻8 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो 2 से 2 इसको फिर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ गया 2। तो phi b बराबर कितना आ जाएगा, phi b बराबर आपका आ जाएगा कि 2 गुणे 10⁻⁻5 या 2√3 लिख लीजिए, 2√3 इंटू 10⁻⁻5 वेबर। ए आपका हो गया मात्रक हो गया। कभी भी कोई क्वेश्चन लिखेंगे तो मात्रक का लिखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मात्रक नहीं लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स डिड्यूस होंगे। तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में जरूर, बोर्ड एग्जाम का कोई भी एग्जाम हो तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करिए तो जो भी आंसर आवे तो उसके बगल में आप जो उसकी यूनिट होती है उसको लिखना ना भूलें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको लिख लीजिए आप लोग। देखिए अगर समझना चाहते हैं इसमें क्या किया गया है, हमें देखिए चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पे निकालना है फाई, और हम जानते हैं फाई इज इक्वल कितना होता है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है। लेकिन थीटा ध्यान में रखो, ऐसा ना हो कि कोई भी एंगल हमें दिया जाए उठा के हम उसको रख दें। थीटा क्या है कि बी और ए के बीच का एंगल है, इस बात को आप ध्यान में रखिए, ना कि तल से झुकाव पर कोण है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं करेंगे कि जो थीटा है हम उसको डायरेक्ट वैल्यू उठा के पुट कर देंगे। थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। तो कहने का मतलब है बी और ए के बीच का जो एंगल होता है वो थीटा है। थीटा आपकी 30 डिग्री है। रखा हमने सॉल्व किया तो बी इज इक्वल कितना आ गया, 2√3 इंटू 10⁻⁻5 वेबर होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज आपकी लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, उसके बाद हम कल से नया चैप्टर ही पढ़ाएंगे आपको। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखेंगे।
लिखेंगे आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। 1000 फेरों 1000 फेरों की एक कुंडली का क्षेत्रफल की एक कुंडली का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 0.05 मीटर स्क्वायर है। ध्यान देंगे, मीटर स्क्वायर कन्वर्ट नहीं करना हमें, मीटर स्क्वायर आपको दिया गया। तथा वह 4 × 10 के घाते -5 5 है आपकी -5 टेस्ला यूनिट होता है बी का, के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई हैं आगे। उसके बाद क्या करते हैं हम? 0.1 सेकंड में 0.1 सेकंड में कुंडली को 180 डिग्री घुमा दिया जाता है। इसको हम घुमा देते हैं, तब हमें पता क्या करना है? पहला, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। पहला हम निकालेंगे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तथा सेकंड क्या निकलेगा? औसत प्रेरित धारा या औसत प्रेरित वाहक बल। औसत प्रेरित वाहक बल। देखिए, हमें दो चीजें पता करना है। हम कैसे पता करेंगे इस चीज को? देखिए यहां पे सबसे पहले, अब देखिए क्वेश्चन में हमें जो जो बातें दी गई हैं उनको लिखते हैं। हमें सबसे पहले 1000 दिया गया, तो जो क्या है? फेरों की संख्या है, तो n बराबर आपको कितना दिया गया? 1000। एरिया की बात करते हैं, तो एरिया हमें दिया गया है 0.05 मीटर स्क्वायर है। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें B, तो 4 × 10⁻⁵ टेस्ला दिया गया। अब डेल्टा T कितना दिया गया है? समय में जो परिवर्तन है वो आपको दिया गया है 0.1 सेकंड। 0.1 सेकंड। क्लियर? ये तो हमें रफ डाटा दिया गया था, हमने एक रफ डाटा ले लिया, क्योंकि हम एग्जाम में क्वेश्चन तो वहां पे नोट करने वाले नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में जो बातें आपके लिए उपयोगी हैं उनको हम इस तरीके से यहां पे लिख लेंगे। करेक्ट? अब देखिए इस कुंडली से संबंध, अब कुंडली है, फील्ड लाइन यहां से पास कर रही हैं, क्षेत्रफल से संबंध, कुंडली में जो फ्लक्स उत्पन्न होगा, सबसे पहले हम प्रारंभिक फ्लक्स को देखेंगे कि हमारी इनिशियल फ्लक्स कितना है। तो यहां पर लिखेंगे कि सबसे पहले कुंडली से संबद्ध
कुंडली से संबद्ध प्रारंभिक फ्लक्स। अब इस कुंडली से लिंक अगर हमें फ्लक्स को निकालना है, कैसा इनिशियल फ्लक्स, तो हम कैसे निकालेंगे? तो यहां पर लिखेंगे फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, φ1 इज इक्वल टू बी ए कॉस 0 डिग्री। भाई 0 डिग्री हमने क्यों लिखा है? क्योंकि ये तल पर है, फिर इसको 180 डिग्री हम रोटेट कराते हैं। इनिशियल कंडीशन में हमारा जो एंगल था कितना है, 0 डिग्री है। फिर हम क्या करते हैं, उसको 180 डिग्री मतलब कि बिल्कुल विपरीत हम उसको रोटेट कराएंगे। पहले तो हम इनिशियल का निकालेंगे, तो φ1 इज इक्वल टू कितना आ गया, बी ए, क्योंकि cos 0 इज इक्वल टू आपका होता है 1। ठीक, तो φ1 आपका बी ए हो गया। अब लेकिन क्या करेंगे, इस कुंडली को हम 180 डिग्री मतलब कि 180 डिग्री पे इसको रोटेट करेंगे। आपको क्वेश्चन में लिखा गया है कि 0.1 सेकंड में कुंडली को 180 डिग्री हम घुमा देते हैं। अगर हम 180 कुंडली को घुमा देंगे कि तो जो फील्ड लाइन बाहर निकल रही थी वो क्या हो जाएंगी, अंदर की तरफ जाना शुरू कर देंगी। कहने का मतलब है फ्लक्स ऋणात्मक हो जाएगा। तो अगला लिखेंगे, कुंडली से संबद्ध अंतिम फ्लक्स एक ऐसे निकलेगा। इसको हम φ2 ले रहे हैं, अंतिम फ्लक्स को हमने क्या ले लिया, φ2। तो φ2 बराबर cos बी ए तो होगा ही, लेकिन cos हम 180 डिग्री पे एंगल रोटेट कर रहे हैं, तो कोण हम कितना लेंगे, 180। हम सबको पता होना चाहिए कि cos 180 की जो वैल्यू होती है -1 होता है, और -1 यहां पे रखेंगे तो φ2 बराबर कितना आ जाएगा, φ2 बराबर आपका हो जाएगा -BA हो गया। क्लियर है? अब अगर हम बात करते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हुआ, तो परिवर्तन जब भी हम निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं कि अंतिम फ्लक्स में से प्रारंभिक फ्लक्स को घटा देंगे। तो यहां पर लिखेंगे फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन की बात करेंगे तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, φ2 माइनस φ1। ठीक, φ2 माइनस φ1। तो यहां पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे, इसको फाई बी आप लिख लीजिए, डेल्टा फाई बी। φ2 की वैल्यू कितनी है, -BA, और φ1 की वैल्यू कितनी है, ये भी आपका BA। तो नेट अगर आप परिवर्तन देखना चाहेंगे φB में तो कितना हो जाएगा, -2BA। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अगर इतनी बात क्लियर है तो हम यहां से वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं, डेल्टा φB इज इक्वल टू -2 इंटू बी का मान कितना है, क्वेश्चन में देखेंगे तो 4 इंटू 10 टू दी पावर -5। एरिया कितनी है, 0.05 है। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए किस तरीके से हमें सॉल्व भी करना है। तो 5 चौक कितना होता है, या इसको हम ऐसे लिख लें, 5 गुणे 10 के घाते -2। ठीक है, तो 5 दूनी 10, चौका 40, माइनस आगे साइन लगा देंगे, और 10 के घाते यहाँ माइनस पावर कितना है, 10 की पावर -5 है, और 10 की पावर -2, तो घाते क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाएंगे। तो -5 -2 -7 हो गया। या और अच्छे से इसको लिखना चाहें, डेल्टा φB इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, ये 10 को भी इधर हम शिफ्ट कर दें, तो 4 गुणे 10 के घाते -6, और आपका क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन है, अर्थात फ्लक्स है, फ्लक्स का मात्रक कितना होता है, वेबर। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया, पहला, क्योंकि हमें 2 आंसर यहाँ पे निकालना है। 2 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। पहला प्रश्न क्या था, फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हमें पूछा गया था, वो कितना आ गया, डेल्टा φB इज इक्वल टू -4 इंटू 10 टू दी पावर -6 वेबर आ गया। क्लियर? क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात मैं बार बार इस चीज का जिक्र आप सभी से करता हूं कि कभी भी आप न्यूमेरिकल लिखिए, आपका जो आंसर आ जाए, पहला काम है जैसे जो क्वेश्चन पूछा गया, जैसे पूछा क्या गया था आपसे
कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डेल्टा फाइव इज इक्वल टू इतना आया। आप मात्रक लिखेंगे, दूसरी चीज उसको आप बॉक्स में लगाएंगे। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या निकालना है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इसी में कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल निकालिए। क्या निकालना है? प्रेरित वैद्युत वाहक बल। तो कैसे निकलेगा यहां पे देखेंगे। सबसे पहले सेकंड पोर्शन, सेकंड में आपसे कह रहा है कि ई निकालना है, और ई निकालने का हमने आपको फॉर्मूला बताया था फैराडे के नियम के अनुसार कि ई इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। लेकिन अगर समय बहुत ज्यादा सूक्ष्म ना हो तो डेल्टा डी के रूप में ना लिख करके हम डेल्टा के रूप में लिखेंगे। तो कैसे? E इज इक्वल टू माइनस एन, ये डेल्टा फॉर्म है, डेल्टा फाइव ई अपॉन डेल्टा टी। इस d का यूज हम तब करेंगे जब आपको फ्लक्स एज अ समीकरण के रूप में दिया गया था, जैसे कल के प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा था। तो यहां से कितना आ गया? E इज इक्वल टू माइनस एन की वैल्यू कितनी है? 1000 है। 5e की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन समय कितना है? 0.1 सेकेंड है, मतलब कि 0.1 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना मेरा? E इज इक्वल टू, पहली बात माइनस माइनस आपका फ्लक्स 4 हो गया, 4 इंटू, अब 10 के घाते माइनस 6, ये ऊपर आएगा तो ये भी पावर बढ़ाएगा, 4 कट गया तो 10 के घाते माइनस 2। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.04 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया। इसको आप लिख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं बोर्ड में। इसको लिख लीजिए आप लोग। और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको हम आज कंप्लीट करा दें। लगभग तो हो ही जाएगा, आज ज्यादा प्रश्न भी बचे नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, आपके डाउट यहां पे क्लियर किए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है 2014 यूपी बोर्ड में आया हुआ है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं आप सब बिल्कुल अच्छे से लिखिए, पक्का बता रहे हैं 100%। इस विश्वास पे रहिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएंगे, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं चीजों को बता रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशनल प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे, लिखिए एक प्रेरण कुंडली में एक प्रेरण कुंडली में वैद्युत धारा 0.3 सेकंड में
धारा 0.3 सेकंड में शून्य से बढ़कर शून्य से बढ़कर 8 एम्पियर, शून्य से बढ़कर 8 एम्पियर हो जाती है फिर आगे क्या लिखेंगे, जिसके कारण 8 एम्पियर हो जाती है, जिसके कारण उसमें 30 वोल्ट का जिसके कारण उसमें 30 वोल्ट का प्रेरित वैद्युत वाहक बल को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ईएमएफ, उत्पन्न हो जाता है अब हमें पता क्या करना है, इस कुंडली का स्वप्रेरकत्व पता करना है। तो लिखेंगे कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात करें। ठीक, कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात करें। एक क्वेश्चन देख लीजिए आप अच्छे से। अब क्या करेंगे, हर बार की तरह, क्योंकि पेपर में तो हमें क्वेश्चन नोट नहीं करना, तो हम जो रफ डाटाज हैं उसको अलग से लिखेंगे। यहाँ पे हमारे रफ डाटा कौन कौन से हैं, सबसे पहले लिखेंगे टाइम में परिवर्तन कितना है, डेल्टा टी। सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, डेल्टा टी आपको दिया गया है यहाँ पे 0.3 सेकंड, 0.3 सेकंड। अगर हम डेल्टा आई की बात करते हैं, डेल्टा आई क्या है आपकी, करंट में परिवर्तन। तो करंट में परिवर्तन कहां हो रहा है, 0 से 8, मतलब कि 8 माइनस 0 आ गया आपका 8 एम्पियर। ई की बात करें तो ई आपका दिया गया कितना है, 30 वोल्ट है। पता हमें यल करना है, तो यल देखिए कैसे निकलेगा, 0 से बढ़कर 8 हो जाता है, मतलब डेल्टा टी। ठीक, चलिए ठीक, देखते कैसे निकलेगा। अब हमने आपको एक रिलेशन बताया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा थ्योरी की क्लासेस में, इस चीज का जिक्र मैंने किया हुआ है। वहां पे बताया था कि हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस एल di/dt होता है। अगर हम मॉड ले ले तो मॉड बराबर कितना आ जाएगा, L di/dt हो जाएगा। लेकिन यहां पे समय अंतराल इतना छोटा नहीं है कि हमें डिफरेंशिएशन लेना पड़े। अगर समय अंतराल बहुत ज्यादा छोटा ना हो तो हम डिफरेंशिएशन नहीं लेते, वहां पे डेल्टा साइन का यूज करते हैं। तो कितना हो जाएगा, मॉड E इज इक्वल टू यल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। निकालना क्या, हमें L निकालना है, तो L बराबर यहां से कितना आ गया, मॉड E अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम यूज करेंगे और देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहां से आ जाएगा L इज इक्वल टू E, अगर ध्यान दें तो E आपको दिया गया 30, डेल्टा I देखें तो 8 दिया गया,
और 0.3 आपका टाइम है। ठीक है, और अच्छे से देखना चाहें तो L इज इक्वल टू, इसको ऊपर पक्षांतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 गुणे 0.3 अपॉन 8, तो कितना आ जाएगा 9/8 क्या हेनरी, 9/8 हेनरी इसका आंसर होगा। 9/8 हेनरी आएगा। कभी भी फाइनल आंसर आए तो फाइनल आंसर को इस फॉर्म में लिखें। यल का मान अगर आपको दिया गया 9/8 हेनरी, इस तरीके से करिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार फिर से बता देंगे आपको, रिकैप कर देंगे चीजों को। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए एक बार फिर से रिकैप कर देना। आपके पास एक कुंडली है, ठीक है, एक कॉइल है। अब उस कॉइल में जो करंट बह रही है वो कितना है, सॉरी करंट बह नहीं रही, मतलब 3 सेकंड में होता क्या है, ऐसा देखा गया कि कॉइल में हम कुछ फ्लक्चुएशन करते हैं, 0 से बढ़कर 8 एम्पियर हो जाती है। कितना होता है, 0 से बढ़कर 8 एम्पियर हो जाती है, जिससे उसमें 3 वोल्ट का क्या होता है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। भाई बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर आप फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे, फराडे ने तो यही तो बताया था कि फ्लक्स में आप चेंज करते हो तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस बात को बिल्कुल नोट कर लीजिए आप कि कहीं पे भी अगर किसी कुंडली से फ्लक्स बधा हुआ है और फ्लक्स में हमने क्या किया, परिवर्तन किया, चेंज इन फ्लक्स में हमने क्या किया, परिवर्तन, तो क्या जनरेट होता है आपका जनरेट होगा वहां पे प्रेरित वैद्युत वाहक बल। क्लियर हो गई बात, क्या जनरेट होगा, प्रेरित वैद्युत वाहक बल। तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल आपका यहां पर भी जनरेट हो गया। तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल जब आपका जनरेट हुआ है तो प्रश्न आपसे बस इतना पूछा जा रहा है कि कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात करिए। मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल दैट गिवन इन दैट क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका होता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, आप कभी भी क्वेश्चन तो भाई नोट करोगे नहीं, तो जरूरी क्या है कि आपको जो रफ डाटा एक होता है उसको आप क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही लेफ्ट साइड में आप कर देंगे, जो भी बात है आपको दी। क्योंकि एक नंबर, अगर प्रश्न आपका 3 नंबर का है तो आधा नंबर, 1 नंबर सिर्फ इसी बात पर निर्धारित होता है कि आपने रफ डाटा लिखा है कि नहीं लिखा है। मेरी इस बात को आप समझिए, ठीक है, यहां पे दिया जाता है। अब मैंने आपको एक रिलेशन बताया था। रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन कहता है कि जो किसी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल है और उसका प्रेरकत्व के बीच में एक रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू -L/di/dt। मैं, क्योंकि हम इंडक्टेंस तो कभी नेगेटिव होगा नहीं तो मॉड फॉर्म लेंगे, मॉड लिया तो नेगेटिव साइन गायब हो गया। मैं पूछूं L कितना है, L आप कहेंगे सब पक्षांतर करेंगे, मॉड E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा T होगा। तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे कि मॉड E की वैल्यू आप देखो वहां पे E की मान 30 वोल्ट है, 30 यहां पे रखा, डेल्टा आपकी I कितनी है, 8 है, और डेल्टा T 0.3। सॉल्व किया, L इज इक्वल टू 9.8 हेनरी हो गया। करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर उसी के साथ फिनिश करेंगे। चलिए लिखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका,
देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका 2009 में, 12 में, 16 में आया हुआ है। 9, 12, 16 क्वेश्चन नंबर 4 आज का है। यूपी बोर्ड में 2009, 12, 16 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कहता है कि 5 हेनरी के एक, क्वेश्चन कहता है कि 5 हेनरी के, हेनरी मात्रक होता है इंडक्टेंस का, कि एक प्रेरक में, कि एक प्रेरक में 0.1 सेकंड, एक प्रेरक में 0.1 सेकंड में धारा 12 एम्पियर से बदलकर 12 एम्पियर से बदलकर 7 एम्पियर हो जाती है। 7 एम्पियर हो जाती है। अब प्रश्न में हमें फाइंड आउट क्या करना है कि प्रेरक में कितना प्रेरक में कितना प्रेरित वैद्युत वाहक बल, प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, ये बात हमें फाइंड आउट करना है यहां पे। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट, आप खुद देखिए, यूपी बोर्ड ने तो इसको 3 बार रिपीट किया हुआ है। हो सकता है आपके 2021 वाले पेपर में आ जाए, अच्छा छप के आ जाए। सब पढ़ाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपके एग्जाम में आवे और हम ना पढ़ाए हों। इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि हम वही चीज बता रहे हैं आपके जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ पे यूपी बोर्ड 2009, 12, 16 में आया क्वेश्चन है। ठीक, इंपॉर्टेंस ऑफ द क्वेश्चन समझिए। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 हेनरी के एक प्रेरक में 0.1 सेकेंड में करंट जो है 12 एम्पियर से बदलकर 7 एम्पियर हो जाती है। अब ऐसा होने पर हमें पता क्या करना है कि प्रेरक में कितना प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है। तो किसी भी क्वेश्चन को, भाई क्वेश्चन तो लिखने वाले नहीं है बोर्ड में, तो हम क्या लिखेंगे, रफ डाटा। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को लिखेंगे, उसके बाद हम एक रफ डाटा लिखते हैं। रफ डाटा हमें क्या दिया गया है कि एल क्या होता है, स्वाप्रेरकत्व की चिन्ह होता है। स्वाप्रेरकत्व जो होता है सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस, तो एल से डिनोट करते हैं। और एल बराबर आपको दिया गया 5 हेनरी, 5 हेनरी दिया गया। अगर हम टाइम की बात करें, डेल्टा टी, तो डेल्टा टी हमें कितना दिया गया है, 0.1 सेकेंड। समय हमें कितना दिया गया है, 0.1 सेकेंड। अब यही तो ध्यान देना है कि करंट कैसे हो रही है। देखो यहां पे करंट हमारा जो है 12 एम्पियर से बदलकर 7 एम्पियर हो गया। आप मुझे बताओ करंट बढ़ रहा है कि घट रहा है। आप कहेंगे सर पहले 12 था फिर 7 हो गया, मतलब घट रहा है। तो यहां कैसे निकलेगा, डेल्टा आई इज इक्वल टू कितना करेंगे, फाइनल में कितना है, अंत में 7 है, माइनस प्रारंभिक कितना है 12, तो 7 में से 12 गया, कितना आ गया, -5 एम्पियर। डेल्टा आई क्योंकि घट रही है, माइनस साइन नहीं बता रहा है कि घट रही है वैल्यू, कितना हो रहा है, -5 एम्पियर। करेक्ट। तो ऐसा अगर हो रहा है तो हमें क्या पता करना है कि प्रेरक में कितना
प्रेरित वैद्युत वाहक बल, हियर वी हैव टू फाइंड आउट द इंड्यूस ईएमएफ। तो यहां पे ई अगर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो ये हमारा क्या है, रफ डाटा है। क्या है, रफ डाटा है। अब हमने आपको फॉर्मूला सिखाया था, अभी भी हमने उस फॉर्मूले का जिक्र भी किया। क्या नाम है उसका, यहां पे लिखेंगे कि वी नो दैट हम जानते हैं संबंध E और L। इतनी बार आया, यहां पर भी आया, फिर आएगा बोर्ड एग्जाम में। क्या बताया, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये फॉर्म मैंने आपको बताया था, आप ध्यान से देखे होंगे, लेकिन यहां पे टाइम इतना भी छोटा नहीं है कि हम डिफरेंशिएशन का यूज करें। तो उसका भी विकल्प मैंने आपको बताया। विकल्प क्या था कि भैया ले लो E इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी ले लो। क्या प्रॉब्लम है हमें भाई, अगर समय हमें कम दे दिया गया, सॉरी ज्यादा है, बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, मतलब 0.00001 होता तब हम डिफरेंशिएशन की यूज करते हैं, अदरवाइज हम डेल्टा से काम चला लेंगे। डेल्टा और डिफरेंशिएशन यही है, मैथ में पढ़ोगे तो यही पता लगेगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इतनी बात पता लग गई। देन E इज इक्वल टू माइनस एल की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 हेनरी है। डेल्टा आई कितना है, आप देख रहे धारा में जो परिवर्तन है -5 है। डेल्टा टी क्या है भाई, समय में परिवर्तन है 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू 5 बचे 25, लेकिन पॉजिटिव में 25, नीचे 0.1 है, ऊपर जाएगा तो एक जीरो बढ़ा देगा, एक जीरो क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो E इज इक्वल टू कितना आ गया, 250 वोल्ट। कितना आ गया, 250 वोल्ट आ गया। और यही हमारा क्या है, आंसर है। और मात्रक तो जरूर लिखना है, कोई दो राय होनी नहीं चाहिए कि आप मात्रक ना लिखें। नंबर रिड्यूस होता है, जिसको नंबर रिड्यूस करना है वो मात्रक ना लिखे। चलिए ले लो भाई इसका स्क्रीनशॉट। तो बच्चों देखिए चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, ठीक। एक बार मैं इसको फिर से रिकैप कर रहा हूं, आप लोग इस चैप्टर को बार बार रिपीट कर लेना, अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि अगला चैप्टर तभी मजा आएगा पढ़ने में जब आप ये चीजें खत्म कर लेंगे, ठीक। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड 2009, 12, 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन सेज दैट, क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न कह रहा है कि 5 हेनरी के एक प्रेरक, कोई मान लो इंडक्टर है, बस सिंपली समझो, एक डायग्राम भी बनाना चाहो तो बना लो, यहां पे एक सर्किट यहां पे बना लो। एक इंडक्टर भैया इसे तो होता है, एक इंडक्टर है। अब इसको एसी सर्किट से हम जोड़ दो, ठीक है, एसी सर्किट से जोड़ दो। और ये क्या है, आपके इंडक्टर है यल बराबर आपको दिया गया 5 हेनरी, ठीक है, 5 हेनरी है। अब इसमें क्या कर रहा है कि करंट जो बह रही है उसमें हो रहा है परिवर्तन। क्या हो रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है करंट में। और करंट घट रही है आपकी, कहां से कहां, 12 एम्पियर से घटकर 7 एम्पियर हो जाती है। अब हमें निकालना क्या है कि प्रेरक में प्रेरित वैद्युत वाहक बल। हियर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द ई बराबर यहां से कितना आ जाएगा। तो बच्चों देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या होता है कि E बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी, लेकिन हम डी आई बाई डी टी यूज नहीं करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि समय इतना छोटा नहीं है भाई। डिफरेंशिएशन और डेल्टा से डिफरेंशिएशन हम क्यों पहुंचे भाई, अगर डेल्टा से अवकलन पे हमारे आने का कारण यही था कि जब हम सूक्ष्म परिवर्तन में दर निकालें,
समझिए सूक्ष्म परिवर्तन में जब आप दर निकालते हो, लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है इसके लिए, सॉरी लिमिट टेंड्स टू 0 होता है। तो यहाँ डेल्टा आ गया, वैल्यू आपको दिया गया ई बराबर यल का मान कितना है 5 माइनस मल्टीप्लाई बाई डेल्टा आई कितना है -5 अपॉन डेल्टा टी कितना है भैया, डेल्टा टी आपका कितना है 0.1 हो गया, करेक्ट। तो E इज इक्वल कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका 2.5 अपॉन 0.1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, E बराबर कितना आ गया 250 वोल्ट। तो ये चैप्टर आपका थ्योरी, न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल, सजेस्टेड प्रॉब्लम्स, तो इन सब को मिलाकर के चैप्टर आपका हो रहा है फिनिश। कल से हम चर्चा करेंगे जो अगला चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जिसका नाम है एसी अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आप इन चीजों को अच्छे से रिपीट कर लीजिए। अगर आप इनको बेहतर तरीके से रिपीट किए हुए हैं तभी कहीं ना कहीं आपका एक बेहतर कॉन्सेप्ट बन पाएगा और हम समझाने में भी सक्षम हो पाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप इन चीजों को समझ चुके हैं और आप जब भी पढ़ेंगे तो सच्चे मन से चीजों को रिवाइज करके आएंगे, पढ़ के बैठेंगे। ऐसे नहीं कि मोबाइल में यूट्यूब लगा के तकिया लगा करके आराम से पढ़ाई करेंगे, तो आराम से पढ़ाई नहीं होती है। जब भी पढ़िए तो पूरी शिद्दत के साथ पढ़िए। आपके पास कॉपी, पेन, कलम सब होना चाहिए। आप एक चेयर पे बैठिए, सामने टेबल हो, टेबल पे बुक होनी चाहिए, आपकी नोटबुक होनी चाहिए, आपकी रफ कॉपी होना चाहिए, पेन आपके हाथ में होना चाहिए और पेन चलना चाहिए। पेन चलेगा तो दिमाग भी आपका चलेगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे आराम से इस वीडियो को लेट के देख रहे हो तो खड़े हो जाओ, आप लोग खड़े हो जाओ और चेयर पे बैठ जाओ, क्योंकि अगर सो गए तो एग्जाम में भी आप सो ही रहेंगे तो बेहतर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, कल से स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम अल्टरनेटिंग करंट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।